विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन की मौजूदगी में नेतृत्व पर अपनी टिप्पणियों को क्रिकेट के साथ जोड़ने की कोशिश की। जयशंकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के कामकाज के बारे में बताते हुए कहा, कप्तान मोदी के तहत नेट अभ्यास सुबह 6 बजे शुरू होता है जो देर रात तक चलता है और मौका मिलने पर वो विकेटों की उम्मीद करता है। उन्होंने रायसीना डायलॉग को टर्बुलेंस, टेम्परामेंट एंड टेमेरिटी लीडरशिप इन द एज ऑफ अनसर्टेनिटी शीर्षक से एक पैनल चर्चा के दौरान ये बात कही। वास्तव में ये महज संयोग नहीं था कि ब्लेयर और पीटरसन दोनों एक ऐसे देश से हैं जो जेंटलमैन गेम का जन्म स्थान है। भारत के यूके से बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने लोकप्रिय फिल्म RRR का जिक्र किया। उन्होंने कहा, पिछले साल भारत में सबसे लोकप्रिय फिल्म RRR थी। इसका संबंध ब्रिटिश काल से है। तथ्य ये है कि जब आपका इतना जटिल इतिहास होगा तो इसका एक नकारात्मक पहलू होगा, संदेह होगा, अनसुलझी समस्याएं होंगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता कौस्तव बागची को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। बागची ने एक टीवी चैनल पर सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। दरअसल बागची पिछले कुछ सालों से मुख्यमंत्री और राज्य की सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ मुखर रहे हैं। कांग्रेस नेता कौस्तव बागची ने कथित तौर पर 3 मार्च को फिर से विवादास्पद टिप्पणी की। उनकी टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ कोलकाता के बरटोला पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज की गई थी। लिखित शिकायत के आधार पर कोलकाता पुलिस ने तुरंत एक प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले के संबंध में बरटोला थाने से पुलिस बल की एक टीम मध्य रात्रि में करीब 3 बजे बैरकपुर स्थित उनके आवास पर पहुंची। पुलिस ने उनसे कई घंटों तक पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद कांग्रेस नेता और प्रवक्ता कौस्तव बागची को 4 मार्च सुबह करीब 7:30 बजे बरटोला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कौस्तव बागची ने अपने फेसबुक प्रोफाइल में पोस्ट किया कि आखिरकार मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके फेसबुक पोस्ट के बाद पश्चिम बंगाल यूथ कांग्रेस ने उनकी तत्काल रिहाई की मांग को लेकर बरटोला पुलिस स्टेशन के सामने आंदोलन शुरू कर दिया। इधर कोलकाता पुलिस ने कहा, गिरफ्तार कांग्रेस नेता कौस्तव बागची को आज बैंकशाल अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस हिरासत की याचिका की जाएगी। मेघालय की राजनीति में दिलचस्प सियासी मोड़ आ गया है, जिसके बाद कोनराड संगमा की सरकार बनाने की राह मुश्किल होती नजर आ रही है। कोनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी को समर्थन देने वाली स्थानीय पार्टी के 2 विधायकों ने सरकार बनाने का समर्थन दिया था, लेकिन कुछ ही देर में पार्टी ने समर्थन से इनकार कर दिया। 3 मार्च को कोनराड संगमा ने राज्य के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। एनपीपी नेता ने राज्य के 32 विधायकों के समर्थन का हस्ताक्षरित पत्र राज्यपाल को सौंपा था। राज्य के 60 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 31 विधायकों की जरूरत है। संगमा ने जिन 32 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा था, उनमें एनपीपी के 26 विधायक, बीजेपी के 2, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 और 2 निर्दलीय विधायकों के हस्ताक्षर थे। पत्र सौंपने के बाद कोनराड संगमा ने कहा था कि हमारे पास पूर्ण बहुमत है। बीजेपी ने पहले ही अपना सपोर्ट दिया है, कुछ दूसरों ने भी अपना समर्थन हमें सौंपा है। 3 मार्च में समर्थन पत्र सौंपने के कुछ ही देर बाद देर शाम को HSPDP ने एक पत्र से सियासी तस्वीर बदल दी। इस पत्र में HSPDP ने कहा कि उसने अपने विधायकों को एनपीपी के नेतृत्व वाली सरकार गठन को समर्थन देने के लिए अधिकृत नहीं किया है। हाल के दिनों में राहुल गांधी लंदन गए हुए हैं, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लर्निंग टू लिसनिंग इन द 21st सेंचुरी विषय पर लेक्चर दिया। इस दौरान राहुल ने कई बार केंद्र सरकार पर निशाना साधा और चीन की तारीफ की। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया कि चीन शांति का पक्षकार है। उन्होंने कई उदाहरणों के जरिए अपनी बात को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने चीन की रणनीति का जिक्र किया, उसके द्वारा किए गए विकास की बात की और पश्चिमी देशों की विचारधारा पर भी विस्तार से बताया। राहुल गांधी ने कहा कि आप चीन में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, रेलवे, एयरपोर्ट देखते हो, ये सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ है, नदी की ताकत है। चीन प्रकृति के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। यही बताने के लिए काफी है कि चीन शांति में कितना ज्यादा दिलचस्पी रखता है। वहां पर सरकार एक कॉरपोरेशन की तरह काम करती है। उस वजह से हर जानकारी
पर सरकार की पूरी पकड़ रहती है। उनके मुताबिक इस समय भारत और अमेरिका में ऐसी स्थिति नहीं है। राहुल ये भी मानते हैं कि इसी वजह से चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में इतना आगे बढ़ गया है। इस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर निशाना साधा और लिखा, राहुल ने एक उदाहरण के रूप में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हवाला देते हुए चीन की महत्वाकांक्षी महाशक्ति के रूप में प्रशंसा की, जबकि सच्चाई ये है कि BRI आज कई देशों के सामने लोन संकट के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। अंकल प्रितोदा को उन्हें ये बात बतानी चाहिए थी। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, कांग्रेस चाइना भाई भाई। इन सब के बाद सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। कर्नाटक लोकायुक्त की एंटी करप्शन विंग ने हाल ही में बीजेपी विधायक मदल विरूपक्षप्पा के बेटे के बेंगलुरु स्थित ठिकानों पर छापा मारकर 8 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की थी। अब इस मुद्दे पर कर्नाटक की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की योजना बनाई है और कर्नाटक कांग्रेस बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन कर रही है। पुलिस ने कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया है। पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है। अगर ऐसा है तो ये क्या हो रहा है? हमने कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन क्यों करेगी? अमित शाह भी बड़े झूठे हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि हम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। मदल विरूपक्षप्पा 2 बार से विधायक हैं और उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी। बाद में 2004 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। जब येदियुरप्पा ने बीजेपी से अलग अपनी पार्टी बनाई तो विरूपक्षप्पा येदियुरप्पा के साथ चले गए थे। हालांकि बाद में वे फिर से येदियुरप्पा के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। विरूपक्षप्पा सरकारी कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के चेयरमैन हैं, जो कि मशहूर मैसूर चंदन साबुन का उत्पादन करती है। लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद बीजेपी विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। मदल विरूपक्षप्पा का बेटा प्रशांत कुमार, जिसे एंटी करप्शन विंग ने 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था, वो कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का अधिकारी है और फिलहाल बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सर्विसेज बोर्ड में चीफ अकाउंटेंट के पद पर तैनात है। इस साल के अंत में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष कांग्रेस इस मामले को जोरों शोरों से उठाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस पहले भी बासवराज बोम्मई सरकार पर कमीशन खोरी का आरोप लगा चुकी है। वहीं भाजपा सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए ही लोकायुक्त को फिर से कर्नाटक में लागू किया गया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 13 साल बाद एक बार फिर से बिहारी मजदूर मुश्किल में है। उन्हें सरेराह मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, शहर छोड़कर भागने पर मजबूर किया जा रहा है। इस बार ये दर्द मिला है दक्षिण के राज्य तमिलनाडु से। वहां के चेन्नई और आसपास के कुछ शहरों में काम करने गए बिहारी मजदूरों पर स्थानीय लोगों की तरफ से हिंसक वार किए जा रहे हैं। बिहार सरकार की तरफ से अभी तक इस मामले की फिलहाल शुरुआती जांच की जा रही है। इस घटना ने 2010 का वो घाव ताजा कर दिया है जो महाराष्ट्र में मिला था। उस दौरान वहां के 2 राजनीतिक दलों, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र से हिंदी भाषियों को बाहर निकालने की मुहिम छेड़ी थी। लेकिन तमिलनाडु मामले में जहां एक तरफ तमिलनाडु के डीजीपी शैलेंद्र बाबू ये दावा कर रहे हैं कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो फर्जी है, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में उत्तर भारत के मजदूरों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं के बीच राज्य सरकार के मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। तमिलनाडु श्रम कल्याण और कौशल विकास मंत्री सीवी गणेशन ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है कि तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में उत्तर भारत के मजदूरों पर हमला किया जा रहा है। तमिलनाडु शांति के लिए जाना जाता है और ऐसी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इस बीच प्रवासी मजदूरों पर कथित तौर पर हुए हमले को लेकर बिहार सरकार की 4 सदस्यीय टीम 11 मार्च को तमिलनाडु का दौरा करेगी। टीम स्थिति का जायजा लेगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दौरे के बाद एक रिपोर्ट सौंपेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब अखबार के माध्यम से मुझे जानकारी मिली तो मैंने अधिकारियों से मामले के बारे में जानकारी निकालने को कहा। कल टीम भेजने के लिए बोला गया है। वो टीम जा रही है और एक एक चीज देखेगी।
प्रयागराज में हुए उमेश पाल शूटआउट केस में सरकारी अमले का एक्शन लगातार जारी है। 4 मार्च को भी बुलडोजर से अतीक अहमद के करीबियों के घरों को तोड़ा जाएगा। सरकारी अमले ने 3 मार्च को ही माफिया अतीक अहमद के मददगार कहे जाने वाले माशूक उद्दीन के आलिशान आशियाने को बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया। शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर असरौल इलाके में 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में ये आलिशान मकान तकरीबन 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। माशूक और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ 24 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोप है कि माशूक माफिया अतीक अहमद का करीबी है और उसके गिरोह को फंडिंग का काम करता था। माशूक अहमद ग्राम प्रधान भी रह चुका है। सरकारी अमले ने 3 बुलडोजर और एक पोकलैंड मशीन से एक आलिशान मकान को करीब 2.25 घंटे में मलबे में तब्दील कर दिया। ये आलिशान मकान हाल ही में बनाया गया था और अभी गृह प्रवेश भी नहीं हुआ था। 12 मार्च को गृह प्रवेश की तैयारी थी। आरोप है कि माशूक ने विकास प्राधिकरण से मंजूरी लिए बिना ही इस मकान का निर्माण किया था। इसका नक्शा पास नहीं करवाया गया था। हालांकि नक्शे के लिए आवेदन जरूर किया गया था, लेकिन प्राधिकरण ने उसे नामंजूर कर दिया था। प्राधिकरण के अफसरों के मुताबिक पड़ोस में ही एयरफोर्स का ट्रांसमिशन और रडार स्टेशन है। इस वजह से एयरफोर्स ने इस मकान के निर्माण पर आपत्ति की थी, जिसके चलते माशूक के आवेदन को निरस्त कर दिया गया था। तो वहीं दूसरी ओर प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस हत्या की वजह भी सामने आ गई है। बताया जा रहा है कि धूमनगंज में करोड़ों की जमीन के एवज में उमेश पाल से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी किसी और ने नहीं बल्कि अतीक अहमद के गुर्गों ने मांगी थी। आपको बता दें कि 24 अगस्त 2022 को उमेश पाल ने धूमनगंज थाने में अतीक के 4 गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। एफआईआर में खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, दिलीप कुशवाहा और अबू साद को नामजद किया गया था। इनमें खालिद जफर वही शख्स था जो असलों से लैस होकर उमेश पाल की जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचा था। उमेश पाल को धमकाते हुए अतीक के गुर्गों ने कहा था कि अतीक भाई का आदेश है कि पहले 1 करोड़ दे दो, वरना इस जमीन को भूल जाओ। अगर 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मारा जाएगा। उमेश पाल ने रंगदारी देने के बजाय एफआईआर दर्ज करवाई थी। इससे साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद नाराज हो गया था। उमेश पाल की इस नाफरमानी को बताने के लिए अतीक के 2 गुर्गे साबरमती जेल में मिलने गए थे और वहीं से उन्हें उमेश पाल की हत्या का इशारा मिल गया था। 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य कारण उमेश पाल और दोनों सरकारी गनर की हत्या के मामले में लगातार एक्शन लिया जा रहा है। बाहुबली अतीक अहमद के करीबी मसूकुद्दीन के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। मऊ में मुख्तार अंसारी के भाई के घर भी जेसीबी एक्शन के लिए पहुंची। हालांकि सरेआम बम और गोली चलाने वाले गिरफ्तार नहीं हो सके। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की तलाश में टीमें छापेमारी कर रही हैं।